बातें ना करें। चलो, गति का जो नियम है किसने दिया था आपका? न्यूटन ने। कौन से पुस्तक में प्रतिपादित किया था? प्रिंसिपिया। कौन सा बुक था? प्रिंसिपिया। कब लिखा था इस पुस्तक को? 1687 में। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। इसमें से देखो, जो प्रथम नियम है उसकी परिभाषा में क्या लिखा है? कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। अब गतिमान अवस्था और स्थिर अवस्था दोनों को क्या बोल दिए? जड़त्व। और जड़त्व को परिवर्तित करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? बल। क्या लगाना पड़ेगा? तो इसी प्रथम नियम से जड़त्व क्या है ये भी समझ में आ गया, और बल क्या है वो भी समझ में आ गया। लेकिन बल का फॉर्मूला क्या होता है ये समझ में किस में आया? द्वितीय नियम में। क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल का। इस लाइन के मदद से हम सूत्र लिखे और सूत्र को धीरे धीरे छोटा करते गए, तो लास्ट में मेरे को क्या मिला? F इक्वल टू एम ए। क्या मिला बता दो? F इक्वल टू एम ए मिला। यही होता है बल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? तो बल का सूत्र क्या होता है जल्दी बताओ? F बराबर एम ए। एम मतलब द्रव्यमान और ए मतलब त्वरण। समझ आ पा रहा है? तो इसी से हमको बल की जानकारी मिला। तीसरा नियम में हम ये देखेंगे कि गति का जो तीसरा नियम है इसमें देखो आपको क्या समझना है। तो गति के तीसरे नियम के अंदर ये बताया गया है कि जो भी हम क्रिया करते हैं उसके विपरीत में भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया होती है। समझ आ पा रहा है? क्या करने पर बता दो? क्रिया करने पर हमको क्या देखने मिलता है? प्रतिक्रिया भी आपको देखने मिलेगा। जैसे कि मान लो कि जमीन है, इस पे कोई आदमी चल रहा है, तो ये एक प्रकार की क्रिया हो रहा है। चलना एक प्रकार की क्या है? क्रिया। तो इसके पीछे जो प्रतिक्रिया हो रहा है वो ये है कि जैसे कि ये बल लगा रहा है तभी आगे जा पा रहा है, तो इसके पैर और जमीन में घर्षण हो रहा है तभी वो आगे बढ़ पा रहा है ना? जैसे हम लोग चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम जमीन पर बल लगा रहे हैं और जमीन हम पर बल लगा रहा है, तब हम लोग चल पा रहे हैं। और मान लो कि जमीन हम पे बल नहीं लगाता तो हम लोग नहीं चल पाते। जैसे कि आप लोग रेत में चल के देखना, थोड़ा तकलीफ होगा, है ना? केला के छिलका में चल के देखना, समझ आ रहा है ना? तो वहां से सही ढंग से बल मिल पाता है क्या? नहीं। इसलिए हम फिसल के गिर जाते हैं, क्योंकि जितना बल लगाया हूं उतना ही बल आना चाहिए मेरे पास, ऐसा नियम होना है। समझ आ पा रहा है? तो क्रिया होगा तो उसके विपरीत में क्या होगा? प्रतिक्रिया भी होता है। जैसे कि रॉकेट ऐसे उड़ान भर रहा है, तो रॉकेट जब स्टार्टिंग में उड़ान भरता है तो वो किस पे बल लगाता है? जमीन में। तो जमीन भी उस पर बल लगाएगा तभी ऊपर उड़ पाता है। और ऊपर उड़ने के बाद तो फिर फ्यूल पर डिपेंड करता है कि कितना दूर चलाना है। आया बात समझ में? लेकिन स्टार्टिंग दौर पे उसको जब ऊपर उठना होता है तो किस पे बल लगाते हैं बता दो? जमीन पे। तो रॉकेट का उड़ान भरना ये कौन सी क्रिया में आएगा? गति के तीसरे नियम में आता है। क्रिया हो रहा है, उसके विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है। समझ आ पा रहा है ना? जैसे कभी कभी देखे हो कि जैसे कोई जहाज वगैरह है, पानी जहाज, ठीक है ना? अब पानी का जहाज, इसमें जैसे आप आगे कुछ छलांग लगाओगे तो जहाज थोड़ा पीछे खिसक जाएगा, क्योंकि आप जितना बल आगे बढ़ने के लिए लगा रहे हो उतना बल वो नहीं लगा पाता, इसलिए पीछे हट जाता है ना? मतलब हमको ये देखने मिलता है जैसे मैं कुछ क्रिया किया तो प्रतिक्रिया होगा। आज समझ में? जैसे आपको कभी कभी ये भी देखने मिल सकता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो बंदूक से गोली चला रहा है, तो गोली चलाता है तो आदमी पीछे की ओर उसको धक्का लग जाता है, कि जब गोली आगे बढ़ेगा तो पीछे कुछ प्रतिक्रिया छोड़ के जाएगा, और उस प्रतिक्रिया के कारण हमें कंधे पर थोड़ा चोट लग जाता है। समझ आ पा रहा है? तो ये सब चीज जो है वो किस नियम पर आधारित होता है? तीसरे नियम पर। कि जैसे कुछ क्रिया होगा उसके विपरीत में उतनी ही प्रतिक्रिया होती है, जिसको आपको देखने मिल सकता है। यही गति का कौन सा नियम है बता दो? तृतीय नियम। इसलिए इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसे कहा जाता है? गति के तीसरे नियम को कहते हैं। आ रहा बात समझ में? बस इसी चीज को यहाँ लिखा गया है, उसको आप ध्यान से देख लो क्या लिखा है। पहला लाइन पढ़ो। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसके कारण इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। समझ आ पा रहा है? अब आगे देखते हैं। इस नियम के आधार पर बल की दिशा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? देखो, बल की दिशा का मतलब ये है, जैसे कि मैं मान लो क्रिया इधर किया पूर्व में, तो बल लगेगा पश्चिम में। बल किधर लगेगा? जैसे मैं चल रहा हूं तो बल पीछे की ओर लगा रहा हूं तब आगे चल पा रहा हूं। समझ आ पा रहा है? तो इससे बल की दिशा हमें पता चलता है। किसकी दिशा? बल की दिशा पता चलेगा। बात समझ आ पा रहा है? तो बल किस ओर लग रहा है, तो जिधर प्रतिक्रिया हुआ उधर बल लगा तब वो आगे गया है। जो बोला समझ पा रहे हो? तो इसमें हमको किसकी जानकारी भी बता दो?
बल की दिशा। देखो बल का परिभाषा किस में आया था? प्रथम नियम। बल का सूत्र द्वितीय नियम। और बल की दिशा तीसरे नियम पे हमें देखने मिलता है। जिधर हम बल लगाएंगे उधर प्रतिक्रिया होते जाएगा और आगे हम बढ़ते जाएंगे। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? चलो, इसके अलावा देख लो कुछ एग्जाम्पल होता है, जैसे कि बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। यह किस नियम का उदाहरण है पूछेगा, तो क्या बताओगे? तीसरा नियम, कि गोली निकलेगा तो पीछे प्रतिक्रिया छोड़ के जाएगा, उससे मेरे को धक्का लगेगा। समझ आ पा रहा है? दूसरा लिखा है, नाव से जब हम किनारे पर छलांग लगाते हैं तो नाव पीछे की ओर हट जाता है, क्योंकि हम आगे जा रहे हैं तो पीछे कुछ प्रतिक्रिया छोड़ के जा रहे हैं, जिसके कारण वो पीछे खिसक गया। आ रहा समझ में? तीसरा चीज है रॉकेट का उड़ान भरना। ये कौन से नियम पर आधारित है? तो तीसरे नियम को आपको बताना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आया बात समझ में? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? याद रहेगा? चलो, तो इतना आपको याद रखना है। गति के कौन से नियम पर है? तीसरे नियम पर ध्यान रखना है। बन जाएगा सबसे? चलो, ये हो गया गति के तीसरे नियम में। बस इतना ही चीज था, और कुछ चीज पता नहीं होना चाहिए। इतना में से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, गति चैप्टर में ही नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अब हमारा नया पॉइंट आ गया। कौन सा बल के बारे में पढ़ेंगे? अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? तो अभिकेंद्रीय बल जो होता है, ये कौन सी गति के दौरान देखने मिलता है? तो जब कोई भी वस्तु, ध्यान देना सब लोग, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करता है। कौन से मार्ग में गति कर रहा है? वृत्ताकार मार्ग में से गति करते रहता है, तो उस समय केंद्र की ओर, किस ओर बता दो? केंद्र की ओर बल लगता है। किस ओर बल लगता है? केंद्र की ओर बल लगेगा, जिसके कारण वो वृत्ताकार मार्ग में तेजी से घूम सकता है। समझ आ पा रहा है? क्योंकि कौन सा बल यहाँ लग रहा है? तो केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्रीय जो बल होता है वो कौन से गति के समय लगती है? तो वृत्तीय गति। कौन सी गति? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में घूमती है तो उस दौरान केंद्र की ओर कौन सा बल काम करता है? अभिकेंद्रीय बल काम करता है, जिसके कारण वो इस अच्छे से या संतुलित अवस्था में चल पाता है। अगर केंद्र की ओर बल नहीं लगता तो वो संतुलित अवस्था में नहीं चल सकता। समझ आ रहा है? तो वृत्ताकार मार्ग में संतुलित अवस्था में चलना है तो किस ओर बल लगाना पड़ेगा? केंद्र की ओर बल लगाना पड़ेगा। इसका कारण ये है क्योंकि हम अभी जस्ट तीसरा नियम ये देखे कि अगर कोई वस्तु केंद्र की तरफ बल लगाएगा तो केंद्र भी तो उसके तरफ बल लगाएगा, जिसके कारण वो नीचे ऐसे झुक भी जाएगा तब भी वो गति कर सकता है, क्योंकि केंद्र तरफ से उसको बल मिल रहा है। तो उसको मतलब कुल मिला के ढकेल के रखे हुए हैं ताकि नीचे मत गिरो, ऐसा करके। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? तो इधर से जो बल जा रहा है, यहाँ पास मान लो कोई गाड़ी वगैरह है, तो यहाँ पास जो है उसको बल दे रहा है कि नीचे झुक भी गया, लेकिन वो गिरने नहीं देगा। कौन गिरने देगा? केंद्र। क्योंकि मौत का कुआं अलग चीज है, उसको बताऊंगा क्या है वो। इसमें देखो, यहाँ तक क्लियर है सबका? तो यहाँ बस ये समझना है कि अभी केंद्रीय बल क्या होता है। तो आपको फर्स्ट लाइन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल के वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। मतलब ये जो वस्तु है केंद्र की तरफ क्या लगा रहा है? बल। तो केंद्र भी उस पर तरफ लगाएगा। तो केंद्र की ओर जो बल लग रहा है, इसी बल को हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल यदि नहीं होगा तो हम वृत्ताकार मार्ग में कभी नहीं चल पाएंगे। समझ आ पा रहा है? तो वही यहाँ लिखा है, देखो। अभिकेंद्रीय बल के अभाव में, अभाव में मतलब यदि नहीं है, अभिकेंद्रीय बल नहीं है मान लो, तो अभिकेंद्रीय बल के अभाव में कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। मतलब कोई भी मार्ग में वो नहीं चल पाएगा। कौन से मार्ग में? वृत्ताकार मार्ग में। तो वृत्ताकार मार्ग में चलने के लिए कौन सी बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? चलो, और अभिकेंद्रीय बल जो होते हैं उसमें देखो हम तीन चीजों का अध्ययन करते हैं इस समय। अभिकेंद्रीय बल में जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा होता है तो केंद्र की ओर क्या क्या यहाँ कार्य करेगा उसको देखेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे यहाँ पास, यहाँ से एक सीधी रेखा जाता है, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? स्पर्श रेखा। और इसको बोलते हैं, ये केंद्र की ओर जो लग रहा है उसको हम देखेंगे। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तो केंद्र की ओर लगता है बल, मतलब F, और लगता है त्वरण। क्या लगता है? त्वरण। केंद्र की ओर दो चीज काम करेगा। क्या क्या बता दो?
बल और त्वरण किस ओर लगेगा? केंद्र की ओर। क्योंकि देखो बल लगेगा तभी यहां से बल आएगा मेरे पास। केंद्र की ओर बल लगाऊंगा तो केंद्र भी हमारे तरफ बल लगाएगा और गाड़ी को गिरने नहीं देगा। वो समझ आ पा रहा है? क्योंकि वो संभाल के रखे रहेगा। क्योंकि क्रिया के प्रति क्या होगा यहाँ पास? विपरीत प्रतिक्रिया। जो बोला समझ पाए? इसलिए वृत्ताकार मार्ग में चले जाएंगे। लेकिन यदि हम बात करें इसका जो वेग है, ये इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो वेग किस ओर काम करेगा? तो क्या बताओगे? स्पर्श रेखा की ओर क्या काम करता है? वेग। स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा की ओर क्या काम करेगा? वेग हमारा काम करेगा। यहां तक समझ आ पा रहा है? तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पे गति करता है तो केंद्र की ओर क्या क्या काम करता है? तो केंद्र की ओर दो चीज कार्य करेगा। पहला, बल, और जितना भी बल लगाएगा केंद्र तरफ लगाएगा, और उसका त्वरण भी किधर लगेगा? केंद्र तरफ। लेकिन उसका वेग किधर होगा? स्पर्श रेखा। देखो वेग भले स्पर्श रेखा की तरफ है ना, लेकिन बल और त्वरण केंद्र की ओर लगने के कारण इस स्पर्श रेखा को खींच के मोड़ने का कोशिश कर लिया। किसका कोशिश कर लिया? मोड़ने का। ये बात समझ पाए कि नहीं? जल्दी बताओ। वो अगर ये नहीं होता, मतलब बल और त्वरण नहीं होता, तो सीधा फेंका जाता वो वृत्ताकार मार्ग में। लेकिन बल और त्वरण होने के कारण वो उसको कौन वृत्त के आकार में मोड़ दिया? तो बल और त्वरण क्या कर दिए? इसको वृत्त के आकार में मोड़ दिया और उसको लगातार चलाते जाते हैं। ये बात समझ आ रहा है? और जैसे ही मैं इसको हटा दिया तो वो सीधा तरफ चले जाएगा और खाई में गिर जाएगा वो। हाँ, खेत में, ठीक। ये बात समझ आ पा रहा है क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? हाँ कि नहीं? तो वृत्ताकार मार्ग में केंद्र की ओर क्या काम करता है? बल और त्वरण। और वेग किधर काम करते रहता है? स्पर्श रेखा। तो ये होने के कारण ये स्पर्श रेखा की ओर ना जाके वृत्ताकार मार्ग में चलता है। और जैसे मैं इसको मान लो कि हटा दिया, बल और त्वरण मान लो हटा दिया, तो ये वापिस सीधा हो जाएगा और वापिस सीधा होकर सीधा फेंका जाएगा खेत में। हाँ, जो बोला समझ पा रहे हो? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान देना। क्वेश्चन ये दिया था कि वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा कोई कण, उसके द्वारा केंद्र की ओर लगाई जाने वाली बल और त्वरण शून्य हो जाए। बल और त्वरण क्या हो जाए? शून्य, मतलब काम ही नहीं कर रहा है। तो वस्तु किस ओर चली जाएगी? तो वस्तु किधर चले जाएगा? स्पर्श रेखा में। अभी वस्तु चल रहा था वृत्ताकार मार्ग में, किसके कारण? इन दोनों के वजह से। लेकिन अगर दोनों नहीं है तो किधर चले जाएगा? स्पर्श रेखा की ओर चली जाएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आया बात समझ में? हाँ, है ना? चलो, तो वही चीज देखो यहाँ लिखा भी होगा, देखो ध्यान से कहीं पास। ये लाइन सबको क्लियर है? देख लो। केंद्र की ओर बल और क्या काम करता है? त्वरण। जबकि स्पर्श रेखा की ओर क्या काम करेगा? वेग। चित्र में आपको जो दिया है उसको देख सकते। आ रहा समझ में? फिर देखो यहाँ क्या लिखा है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रही हो और अचानक अभिकेंद्रीय बल कार्य करना बंद कर दिया। अभिकेंद्रीय बल काम करना बंद का मतलब ये है कि बल और त्वरण काम नहीं कर रहा है। समझ आ पा रहा है? क्या काम नहीं कर रहा है? बल और त्वरण काम नहीं कर रहा है। तो उस समय क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल काम करना बंद कर दे तो वस्तु स्पर्श रेखा की ओर गति करते हुए अन्य दिशा में चली जाती है। क्योंकि स्पर्श रेखा की ओर क्या काम करता है? वेग काम करता है। ये बात समझ आ रहा है? जब तक ये दोनों है तो इसको इधर खींच के रखे हुए हैं, ऐसे समझ आ पा रहा है ना? और ये दोनों छोड़ देंगे तो वापस छूट जाएगा और स्पर्श रेखा की ओर चले जाते हैं। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं? जल्दी बता दो, बना लो कैसा क्वेश्चन। तो फिर से देख लो, अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? तो जब वृत्ताकार मार्ग में गति करते रहते हैं तो केंद्र की ओर बल काम करता है, उसी बल को क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। बल के अलावा इधर त्वरण भी काम कर रहे हैं, जिसके कारण वस्तु को हम वृत्ताकार मार्ग में चला पाते हैं। और ये दोनों हट गया तो वापिस से मुड़ के इधर हो जाएगा और वो अन्य दिशा में फेंका जाता है। आया बात समझ में? कर लोगे यहाँ तक? आगे बढ़ूं? ठीक, चलो। चलो इसका देख लो, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान देना। यहाँ पर देखो, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जैसे पृथ्वी जो है ये किसका चक्कर लगा रहा है बता दो? सूर्य का चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ मान लो सूर्य, और सूर्य के चक्कर पर कौन लगा रहा है बता दो? पृथ्वी। तो ऐसे ही घूम रहा है ये, है ना? तो ये घूम रहा है तो इनके बीच में कुछ कौन सा बल काम करेगा? अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल के स्थान पर यहाँ होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है?
तो सूर्य इसको खींच के रखा हुआ है, कौन से बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण। तभी वो घूम पा रहा है। अगर मान लो कि हट गया तो पृथ्वी ऐसे फेंका जाएगा वो दूसरा तरफ। नहीं आ रहा समझ? कहीं और चले जाएगा। दूसरा देश, देश तो पूरा पृथ्वी में ही है, कहीं भी जाएंगे तो उसी में देश तो रहेंगे। तो बात समझ आ पा रहा है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। इसमें ये किसका उदाहरण है? तो अभिकेंद्री बल का उदाहरण है। और अभिकेंद्री बल के स्थान पर हमको क्या दिख रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल दिखता है, जो उसको खींच के रखा हुआ है। और खींचना बंद कर देगा तो दूसरा दिशा में स्पर्श रेखा की ओर चले जाएगा पृथ्वी, अन्य दिशा में फैल जाएगा, दूसरा ग्रह और टकरा जाएगा वो। हाँ हाँ, वाह, आपको भी लगाना पड़ेगा। दिख रहा सेम ऐसी? चलो, पहला एग्जाम्पल सबको याद रहेगा। दूसरा में देखो क्या लिखा है। सेकंड में इसमें ये बताया गया है, जैसे कि ये कोई, मान लो कि ये कोई रास्ता है, ये इस प्रकार से, तो वृत्ताकार मार्ग है, हाईवे, नेशनल हाईवे 930। ठीक नहीं, मतलब समझ आ पा रहा है? अब इसी में कोई वस्तु गति कर रहा है, कोई गाड़ी है, ऐसे चल रहा है यहाँ पास, समझ आ पा रहा है? अब गाड़ी इसमें जा रहा है इस प्रकार से, तो ये वृत्ताकार मार्ग हम घूम रहे हैं, देख लो। तो यहाँ पास इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? केंद्र। तो इनके टायरों का जो घर्षण बल है वो बल उत्पन्न करके इसको भेज रहा है इधर। टायरों में जो कौन सा बल? घर्षण बल। वो बल जनरेट कर रहा है और किधर भेज रहा है? केंद्र की ओर भेज रहा है। और केंद्र की तरफ से इधर भी बल लग रहा है, ताकि गाड़ी एक स्थिरता अवस्था में आपस में चल सके। तो जब कोई गाड़ी है वृत्ताकार मार्ग में घूमता है, तो उस समय टायरों का जो घर्षण बल होता है वही अभिकेंद्री बल के रूप में काम करेगा। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? जैसे पृथ्वी सूर्य चक्कर लगा रहा है, तो उस समय कौन सा बल काम कर रहा है? अभिकेंद्री बल। तो नाम है एक, जिसके अनुसार अलग अलग लोग काम करते हैं। तो वहां काम कर रहा था गुरुत्वाकर्षण, जो अभिकेंद्री बल है। यहाँ काम कर रहा है घर्षण बल। कौन सा बल? जो यहाँ के लिए अभिकेंद्री बल है। अभिकेंद्री बल तो एक हेडिंग है बस, उसके स्थान पर अलग अलग लोग काम करते हैं। बात समझ आ पा रहा है? तो यहाँ देखो लाइन लिखा है, समझो कि मोड़ में गाड़ी का मुड़ना, ये एक प्रकार का कौन सा बता दो? अभिकेंद्री बल। इस स्थिति में घर्षण बल अभिकेंद्री बल की तरह काम करता है। कौन सा बल आपका? घर्षण बल अभिकेंद्री बल की तरह काम करेगा। वहां देखे थे तो देख लो, गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्री बल की तरह क्या करता है? काम। तो अभिकेंद्री बल केवल एक हेडिंग है, उसके स्थान पर कोई अन्य लोग काम करते हैं, जो उस प्रकार से क्रिया करके देते हैं। आया बात समझ में? हाँ ना, जल्दी बताओ, कर लो यहाँ तक, आगे बढ़े। चलो, और इसमें देखो कुछ क्वेश्चन ये भी आता है कि जिस ओर मोड़ होती है सड़क उसी ओर झुकी होती है। जैसे मान लो रोड ऐसे दिख रहा है, तो जिधर ऐसे मोड़ है उधर ही इधर रोड को झुकाना पड़ेगा, कि जितना रोड को हम झुकाएंगे घर्षण बल उतना ज्यादा पैदा होगा, और घर्षण बल जितना पैदा होगा इधर से उतना अधिक फिर को बल मिलेगा। समझ आ पा रहा है? और इसका मतलब सीधा बना दिया तो घर्षण होगा क्या? सीधापन चले जाएंगे। तो घर्षण नहीं हो रहा है तो बल अंदर जाएगा ही नहीं। जब अंदर बल नहीं जाएगा तो अंदर से बाहर भी कोई बल नहीं आएगा, तो गाड़ी फिर पलटने का चांस होता है उसमें। समझ आ पा रहा है? इसलिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? झुकाना आवश्यक होता है मोड़ में रोड को। समझ आ पा रहा है? हाँ ना? तो ये लाइन सबको क्लियर है? तो मोड़ जिस ओर होती है रोड उसी ओर क्या होती है? झुकी होती है। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ये है, इसमें देखो क्या दिया है कि मोड़ जिस ओर होती है सड़क, अच्छा दोनों में सेम लाइन लिखा गया है क्या? यहाँ थोड़ा ये लाइन अलग है। जैसे कि मान लो ये गाड़ी का अपन टायर बना देते हैं, 4 ठो भाई। ठीक है, जो भी गाड़ी है समझ जाओ तुम, ठीक नहीं? और ऐसे जा रहे हो ये, ऐसे रोड में जा रहा है क्या? तो अब देखो, जिधर मोड़ जिधर है उधर का टायर में से बल लगेगा। आया ना? जल्दी बताओ भाई, मोड़ जिस ओर है उधर के टायर में बल लगेगा ना, तो ये टायर हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। समझ आ पा रहा है? और लगेगा गाड़ी नहीं उठा, ऐसा लगता है हम लोग को फील होगा कि गाड़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन जब अंदर से अपन देखेंगे तो जिधर मोड़ होता है उस ओर का जो टायर होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तब गाड़ी सही अवस्था में चल पाता है। क्योंकि इधर घर्षण लग रहा है तो घर्षण लग रहा है, इधर बल जा रहा है, तो इस बल के विपरीत में भी बल उसके तरफ जाएगा। तो इधर से जब बल जाएगा तो जिस ओर मोड़ होता है
उस ओर की टायर थोड़ा ऊपर उठ जाती है। याद रखना, समझ आ पा रहा है जो बोला मैं? ऐसा मत समझना कि इधर का टायर ऊपर उठ जाएगा। इधर का टायर ऊपर उठेगा तो आप पलट जाओगे। समझ आ पा रहा है? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हो? मोड़ जिस ओर होती है उसी ओर का टायर ऊपर उठता है, जिससे हम संतुलित अवस्था में चल सकते हैं। और दूसरी तरफ का उड़ गया तो गाड़ी नहीं चल सकता। बात समझ पा रहे हो? तो मोड़ के लिए दो चीज आपको पता होना चाहिए। पहला बताओ, मोड़ जिस ओर होता है सड़क उधरी झुकी होगी। और दूसरा क्या बताओगे? जिस ओर मोड़ होता है उसी ओर का जो टायर है वो ऊपर उठता है। हल्का सा उठेगा, ज्यादा नहीं, जितना बल दोगे उतना उठेगा वो। हाँ, देख लेना जाके वहां पास कौन सा उधर मोड़ है। हाँ, दानी तोड़ा, जो भी दानी टोला बोलते हैं क्या, नहीं, दानी टोला में चले जाना आज, ठीक है? कर लोगे यहाँ तक? आगे बढ़े? चलो, अभी केंद्रीय बल क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक, चलो, अभी केंद्रीय बल जो होता है इसको निकालने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसको देख लो, बातें ना करें बीच में। चलो, अभी केंद्रीय बल निकालने के कुछ फॉर्मूले देखते हैं। शांत हो जाओ। तो अभी केंद्रीय बल निकालने के तीन फॉर्मूले हमारे लिए एकदम काम के हैं। जैसे सबसे पहला होता है F इक्वल टू, एफ मतलब अभी केंद्रीय बल, बराबर होता है M इंटू MR W²। क्या होता है बता दो? MR W², ठीक है ना? MR क्या होगा आपका? एक मिनट, इसको अपन शॉर्ट करके भी शायद बताया था मैं। हाँ, फिर से ठीक से बोलो। अच्छा, MV² अपॉन आर था ना, ठीक ठीक। एफ बराबर क्या था? MV² अपॉन क्या था? आर। इसी से एक ही सूत्र लिखे थे क्या, और लिखे थे क्या, देखो तो एक बार। ये मेन फॉर्मूला तो ये हो जाएगा हमारा, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? MV² अपॉन क्या हो जाएगा? आर। इस फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन लगभग आ जाता है, ठीक है ना? चलो, इसके अलावा देख लो कुछ फॉर्मूला ये भी है। एफ इक्वल टू हो जाएगा MR कोष्टक में 2 पाई अपॉन T, पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बातें मत करो, यही सब क्वेश्चन आना है क्योंकि, हाँ है ना? चलो, तीसरा जो हमारा फॉर्मूला रहेगा इसमें, MR कोष्टक में 2 पाई पूरे की घात 2। ये तीन जो सूत्र है उसी से पूरा न्यूमेरिकल बनता है अभी केंद्रीय बल वाला। फिर से एक बार देख लो, पहला सूत्र बताओ। F बराबर क्या होगा? MV² अपॉन MV² बट्टे आर। दूसरा वाला MR 2 पाई अपॉन T पूरे की घात 2। और तीसरा वाला MR तो सब में कॉमन ही है, इसमें क्या होगा? 2 पाई और पूरे की घात क्या होगा? 2। अब ये तीनों सूत्र कब काम आएंगे उसको देखना है अपन को, ठीक है? पेपर में ही काम आएगा भाई, ठीक। क्वेश्चन क्वेश्चन देखना है कौन से क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक। चलो, क्वेश्चन के आधार पर हम तय करेंगे। चलो, यहाँ देखो, पहला क्वेश्चन हमको दिया है यहाँ बस। यहाँ लिखा है 2 किलोग्राम का कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो, जिसका रेखीय वेग 5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो, जिसकी त्रिज्या है 4 मीटर। तो इस स्थिति में वस्तु द्वारा लगाए गए अभिकेंद्रीय बल की हमको गणना करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला बताओ अभिकेंद्रीय बल का क्या था? F इक्वल टू क्या था? MV² अपॉन क्या था? आर। M मतलब होता है द्रव्यमान, V मतलब वेग, और R मतलब त्रिज्या। समझ आ पा रहा है? बस मान पुट कर दो। द्रव्यमान बताओ कितना केजी का है? 2 kg। वेग कितना दिया है? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 × 5 लिख दो, स्क्वायर है तो। और आर मतलब त्रिज्या का मान कितना मीटर? 4 मीटर आपको दिया है। कितना मीटर दिया है? 4। यहाँ तक क्लियर है सबका? हाँ है ना? जल्दी बताओ। चलो, अब इसी क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं, इसको सॉल्व कर दो, हम कर क्या आता है। तो 2 से कितना, 2 बार में 5 × 5 = 6, और 25 का आधा, तो 12.5 न्यूटन इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होगा, आपको द्रव्यमान देगा, वेग देगा और त्रिज्या देगा। तीन चीज आपको मिलेगा। क्या क्या बता दो? द्रव्यमान, वेग, त्रिज्या।
तो आपको क्या पूछ सकता है, अभिकेंद्री बल, तो इसी फॉर्मूले से आपको बनाना है। ठीक है, चलो फॉर्मूला बता दो, क्या है बता दो जल्दी से। mv² अपॉन क्या है, r। m का मान कितना दिया था, 2 kg, v का मान 5 और r का मान 4। कर लो कितना, चलो 3 क्वेश्चन देखेंगे, तीनों एक एक क्वेश्चन जो होगा तीनों सूत्र पे आपका बन जाएगा। चलो यहाँ देखो, 25 kg का कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, जिसे एक पूरा चक्कर लगाने में 10 सेकंड का समय लग गया और इसकी त्रिज्या था 4 मीटर। तो अभी केंद्रीय बल ज्ञात कीजिए। यहाँ पास हमको कुछ वेग दिया है क्या, अगर वेग वगैरह देता तो पहला सूत्र लगाता। वेग दिया है क्या, नहीं, हमको बस बोल रहा है कि अभी केंद्रीय बल की गणना करना है। तो इसमें देख लो सेकंड फॉर्मूला लिखा है, तो उसको बताओ। F इक्वल टू क्या था, mr कोष्टक में 2 पाई/t और पूरे की घात क्या होगा, 2। चलो m का मान बताओ कितना दिया है, द्रव्यमान कितना दिया है 25, त्रिज्या त्रिज्या कितना है 4, 2 का 2, पाई का मान होता है 180। पाई का मान कितना होता है, लेकिन पाई का मान यहाँ नहीं रखेंगे, वो अलग है, ये सर्कल वाले में अलग होता है ना, 180 लेते हैं। पाई का मान यहाँ पुट नहीं, पाई के साथ आंसर दिए रहता है, तो उसके हिसाब से मैं ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ पहले तो। ये क्या जगह छूटा है, वहाँ आपको यहाँ लिखना था 4 पाई², 5 पाई², 6 पाई, ऐसे लिखा है, मतलब पाई के साथ आपको दिए है ऑप्शन में। ठीक है, कौन 4 पाई बोल रहा है? चलो टी का मान बताओ कितना दिया है, 10 सेकेंड और पूरे की घात क्या है 2। यहाँ तक क्लियर है सबको, देख लो। चलो यहाँ देख लो, 25 चौक क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, पाई का स्क्वायर पाई² और 10 का स्क्वायर 100। तो 100 से क्या कटेगा 100, तो क्या मिलेगा 4 पाई²। ठीक है ना, बल है तो इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन। तो इसका हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में। तो आपको देख लो, द्रव्यमान त्रिज्या और समय, 3 चीज मिला। क्या क्या मिला, द्रव्यमान त्रिज्या समय, तो इस फॉर्मूला को लगाओगे। उसमें के लिए इससे पहले लगे क्या मिला था, द्रव्यमान वेग और समय। द्रव्यमान वेग और समय मिल गया, तो पहला फॉर्मूला, सॉरी, द्रव्यमान त्रिज्या और वेग था ना, 3 चीज था उसमें। यहाँ पे वेग नहीं मिला है, तो सेकंड फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या मिला है, इसका आंसर पहले डाल देता हूँ यहाँ, ऑप्शन में हमको देगा बस पाई² में रहता है, क्या रहेगा आपका पाई²। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। वृत्तीय पथ पर गति कर रहा एक पिंड जिसका द्रव्यमान है 2 kg, कितना kg है 2 kg, उसकी त्रिज्या 4 मीटर है, जो 1 सेकंड में 20 बार चक्कर लगाता है। अब बोल दिया है चक्कर लगाने का टोटल क्वांटिटी दे दी है, 20 बार चक्कर, कितना बार चक्कर 20 बार। तो 20 बार चक्कर लगाता है, तो उस स्थिति में अभिकेंद्री बल निकालना है। क्या निकालना है, अभिकेंद्री बल। तो जब भी चक्कर का समय दे देता है, तो तीसरा फॉर्मूला, क्योंकि वहां अपन एन करके लिखे हैं, एन मतलब होता है चक्करों की संख्या, एन मतलब क्या होगा, तो उसको हम 20 का मान पुट करेंगे। चलो तीसरा फॉर्मूला बता दो क्या होता था, F इक्वल टू mr कोष्टक में 2 पाई n पूरे का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। चलो देख लो यहाँ पास, m का मान कितना दिया बता, द्रव्यमान 2 kg, त्रिज्या 4 मीटर का है। चलो 2 का 2, पाई का पाई, n का मान, n का मान क्या होगा 20। n मतलब जितना बार वो चक्कर लगा रहा है राउंड। ठीक है, चलो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, सॉरी गलत हो गया, 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, गुणा लिख देता हूँ, पाई का स्क्वायर, और यहाँ देख लो 20 का स्क्वायर 400। ठीक है ना, अब गुणा कर दो, 8 चौक 32, 32 गुणा 400 करो, 12,800, और पाई² का पाई²। तो ये हमारा आंसर आएगा। एन लिख रहा हूँ, न्यूटन लिख रहा हूँ भाई, कैसे भूल सकता हूँ मैं।
तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आया बात समझ में? तो देख लो 3 टाइप के क्वेश्चन हुए। पहले क्वेश्चन में हमको वेग दे दिया है ना, दूसरे में वेग नहीं दिया। तीसरे की पहचान है आपको जितना राउंड वो लगाया है उसका मान दे देगा। कितना चक्कर लगाया है, 20, तो एन वाला है तो एन वाला लगाएंगे। 20 बार चक्कर लगाया तो एन का मान 20 हमारा यहाँ रख के आंसर लाएंगे। तो तीनों क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आपका पहचान है। एक बार जल्दी से देख लो। पहला क्वेश्चन में मेरे को क्या क्या दिया, द्रव्यमान, वेग, त्रिज्या, समझ आ पा रहा है? दूसरा क्वेश्चन में द्रव्यमान, वेग नहीं है, त्रिज्या दी है और समय दे दिया है ना। और चौथे क्वेश्चन में बस पहचानना क्या है, एन का मान मिलेगा। किसका मान मिलेगा, जितना बार वो चक्कर लगाया होगा। आया बात समझ में? कर लोगे? ठीक, चलो तो ये हो गया हमारा अभिकेंद्री बल खत्म। अब समझते हैं अपकेंद्री बल। कौन सा बल? अभिकेंद्री बल क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, अभिकेंद्री बल। लेकिन मान लो कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति तो कर रहा है, लेकिन केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है। ये मान लो केंद्र है, इस केंद्र से बाहर की ओर जब बल लगता है तो ऐसे बल को बोलते हैं अपकेंद्री बल। क्या बोलते हैं, अपकेंद्री बल के नाम से जानेंगे। आया बात समझ में? कौन सा बल बोलते हैं, अपकेंद्री बल। और अपकेंद्री बल की कोई गणना नहीं की जाती, मेन गणना किसका करते हैं, अभिकेंद्री का, जो किसी का चक्कर लगा सकता है। इसमें क्या कुछ मशीनें बनाई जाती है इस बल के आधार पर, तो उसको देखना। अपकेंद्री बल सबको क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। किसी वस्तु द्वारा वृत्तीय पथ पर गति करते समय वृत्त के केंद्र से, वृत्त के कहां बता दो, केंद्र से बाहर की ओर, वृत्त के केंद्र से क्या बता दो, बाहर की ओर लगाए जाने वाले बल को कौन सा बल कहते हैं, कौन सा, अपकेंद्री बल कहते हैं। जिसके आधार पर दो प्रमुख मशीन हमें देखने मिलता है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसी को बोलते हैं वॉशिंग मशीन। क्या बोलेंगे बता दो। तो वॉशिंग मशीन किस बल के आधार पर काम करता है, अपकेंद्री। यहाँ जो कपड़ा होता है ये बाहर की ओर फेंकाता है, किस ओर फेंकाएगा, अंदर की ओर फेंकाएगा तो फट पड़ जाएगा, ठीक नहीं। तो धुलते जाता है और बाहर में ब्रश लगे रहते हैं। बाहर में क्या लगे रहते हैं, ब्रश जो घूमते रहते हैं, और ये कपड़ा उसी में जा जाके टकराते जाता है, इसको बाहर की तरफ फेंकते जाता है, तो उससे फिर कपड़ा धुल जाता है। आया बात समझ में? तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, अपकेंद्री। ये होता है दूध से मक्खन निकालने का भी नया मशीन है। समझ आ पा रहा है? बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होगा, है ना। और उससे फिर पहले ऐसे दबाने वाला आता था, ठीक है, जो बाहर की ओर फेंकता है दूध से क्या निकालने का, मक्खन निकालने की जो मशीन है, ये घूमेगा और जो भी होगा उसको मक्खन को बाहर की ओर फेंकता है और उसको अपन इकट्ठा कर लेते हैं। समझ आ पा रहा है? तो दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है ये भी कौन से सिद्धांत पे काम करता है, अपकेंद्री बल। कौन सा बल पे काम करेगा, अपकेंद्री बल पर काम करेगा। आया समझ में? बस इतना ही चीज है अपकेंद्री बल का, और कुछ नहीं पूछता। आया बात समझ में? अभिकेंद्री बल में क्या सीखे, जल्दी बताओ। केंद्र से अंदर की ओर बल लगेगा, ये बहुत गणनात्मक चीज होता है। जितना बल वो अंदर लगाएगा उतना बल उसके पास में जाएगा। समझ आ पा रहा है? लेकिन अभिकेंद्री में वो चीज था, अब केंद्र में कुछ चीज है क्या, नहीं। इससे हम केवल क्या समझेंगे, केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है जिससे कुछ मशीनें तैयार की जाती है अपन का। कौन कौन सा बता दो, वॉशिंग मशीन हो गया, और हाँ सिलाई मशीन, ये कहाँ से है, आता है सिलाई करने, कौन करेगा अच्छा, शादी होता है महामाया मंदिर में, मेरे को याद है अभी तक। आप गए थे माला लेके, कहाँ से लिए थे, राजा फ्लावर चलो आगे बढ़े। चलो अब इसमें गति टॉपिक में, ये इसको गति टॉपिक के अंदर नहीं भी लेंगे तो अपन अलग चीज पढ़ सकते हैं। ये है हमारा बल आघूर्ण। क्या बता दो, बल आघूर्ण को भी हम इसी में समझ लेते हैं क्या ये होता है, ठीक है ना। तो चलो आज अपन देखो क्या क्या चीज समझ चुके हैं। सबसे पहले क्या पढ़े थे, गति का कौन सा नियम, तृतीय नियम सबको याद रहेगा, है ना। फिर पढ़े कौन सा बल, अभिकेंद्री बल, समझ आ गया सबको। और तीसरा क्या पढ़े, अपकेंद्री बल। क्या पढ़े, अपकेंद्री बल आपको देखना है ना। और चौथे नंबर पर अब क्या समझने वाले हैं,
बल आघूर्ण समझना है। क्या समझना है? बल आघूर्ण। देखो, बल आघूर्ण किसे कहते हैं? तो मान लो कि जैसे कि ये कोई स्थान है, यहाँ पास ये मान लो कि दरवाजा का कुछ कब्जा वगैरह है, इस पे अपन दरवाजा फिट कर देते हैं। क्या फिट कर देते हैं? दरवाजा इस तरीके से, है ना। अब दरवाजा को मैं इस प्रकार से ऐसे मोड़ सकता हूँ ना। वैसे तो मैं चारों तरफ मोड़ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पास कुछ रोकने वाला पॉइंट बने रहता है जिसको जो दरवाजा को रोक देता है। ये हमारा एक अक्ष हो गया। क्या है बता दो? ये अक्ष। और उस अक्ष के परितः इसको मैं घुमा सकता हूँ। अक्ष के परितः मैं क्या करवा सकता हूँ? ऐसे घुमा सकता हूँ राउंड। तो इसी को बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं? तो किसी भी वस्तु को एक अक्ष देके उस अक्ष के परितः घुमाने की जो प्रवृत्ति होता है, उसी को बल आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण के नाम से जानते हैं। ये बात समझ आ पा रहा है? इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखने मिलेगा। ठीक है, तो बल आघूर्ण क्या समझ पा रहे हो? किसी वस्तु को उसके अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है ना। और जिस ओर बल लगाओगे उसी तरफ वो उसका बल काम करेगा। तो बल आघूर्ण एक प्रकार की कौन सी राशि है? सदिश राशि। कौन सी राशि है? अब देखो, इस पे मैं बल लगाऊंगा तो कुछ दूरी ये खिसक जाएगा, है ना। तो दूरी में खिसक गया मतलब मीटर में इसका यूनिट आएगा, और जितना बल लगाऊंगा उसके लिए न्यूटन का मात्रक आएगा। तो बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? मैं इसको मान लो 2 मीटर खिसकाया और कुछ बल में लगा दिया, तभी वो अपने अक्ष के परितः घुमा और कुछ दूरी वो तय कर लिया। तो बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जल्दी बताओ। न्यूटन मीटर। ये बात सबको समझ में आ रहा है? बल लगाने से कुछ दूरी वह खिसक गया, तो मात्रक क्या बनेगा? बल लगाया तो न्यूटन, दूरी मिला तो मीटर। हाँ कि नहीं? तो फिर से एक बार बता दो, बल आघूर्ण किसे कहते हैं? तो जल्दी बताओ। बल द्वारा एक पिंड को अक्ष के परितः, ये अक्ष हो गया, इसके परितः घुमाने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। सदिश है कि अदिश है? जिधर बल लगाएंगे उधर ही घूमेगा, तो सदिश राशि हो गया। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर होगा। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। चलो चलो, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपस में इस प्रकार से काम करता है। देखो ध्यान से। तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करने वाली जो मशीन होती है, इसको बोलते हैं सरल मशीन। क्या बोलते हैं? जिसका कुछ ना कुछ अक्ष होगा, उसको हम घुमाते जाएंगे और काम आपका होते जाएगा। ठीक है ना। मतलब अक्ष के परितः घूम रहे तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पे। और बल आघूर्ण के अंतर्गत एग्जाम्पल में क्या आता है आपका? सरल मशीन। कौन आता है? तो सरल मशीन क्या है उसको पहले हम समझते हैं। सरल मशीन किसे बोलते हैं? तो सरल मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है बोलेंगे तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करेगा। और सरल मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जिसको एक सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाएंगे और दूसरी तरफ काम होगा। जैसे देख लो, यहां पास मैं बल लगा रहा हूं और ये ऊपर खिसक रहा है। समझ आ पा रहा है? इसको क्या है आपका? जैक जानते हो? जैक गाड़ी वाली का। कौन सा जैक? स्क्रू जैक। क्या बोलते हैं? स्क्रू जैक बोलते हैं ना। तो जो जैक वगैरह होता है, बल कहीं और लगाते हैं, काम कहीं और हो रहा है। तो ये कौन सा मशीन है? सरल मशीन। देखो, यहाँ हम बल लगा रहे हैं, इधर पानी आ रहा है ऊपर तरफ। समझ आ रहा है? यहाँ बल लगा रहे हैं और इसी इसी का हम क्या बोलते हैं? घिरनी। क्या बोलते हैं? घिरनी जो होता है, जितना ज्यादा घिरनी को अच्छे से सेट करेंगे उतना मेरे को कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि राउंड में अच्छा जल्दी खिंच सक मतलब ऊपर कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो बल कहीं और लगाएंगे, काम कहीं और हो रहा है। आया बात समझ में? और 400 केजी का है तो मेरे को उतना 400 केजी बल नहीं लगाना है। लगभग 40 केजी 30 केजी बल लगाऊंगा तो पूरा ऊपर खींच सकता हूँ। लेकिन किसके कारण? सरल मशीन के कारण वो आसान हो जाता है। आया समझ में? तो सरल मशीन का मतलब समझ पा रहे हो? बल कहीं और लगाएंगे, काम कहीं और होगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हो। ये आपका सरल मशीन का ऐसे होता है, जैसे मान लो कि इधर बल लगाऊंगा तो इधर काम होगा। आया बात समझ में? हाँ ना। लेकिन इस प्रकार का पोजीशन को हम उत्तोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तोलक। ये उत्तोलक का डिजाइन है ऐसा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। तो फिर से एक बार देख लो, सरल मशीन किसे कहते हैं या सरल मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो किस में टिक लगा पाओगे? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। ठीक है। सरल मशीन क्या होता है तो आपको ये लाइन को बताना है कि किसी अन्य बिंदु पर बल लगाएंगे, किसी अन्य बिंदु पर कार्य होगा। तो ऐसी मशीन क्या कहलाती है? सरल मशीन। अगर उदाहरण पूछेगा तो आपको बताना है स्क्रू जैक। क्या बताना है? दूसरा बताना है घिरनी। क्या बताओगे?
और तीसरा बताओगे उत्तोलक। उत्तोलक का डिजाइन ऐसे होता है, एक तरफ बल करेंगे, बीच में कुछ लंब होगा, अभिलंब जिसको बोलते हैं, और दूसरे तरफ सामान को रख सकते हैं। इधर लगाएंगे इधर उठेगा, तो ऐसे सामान को क्या बोलते हैं? उत्तोलक। तराजू हो गया, शीश झूला हो गया, समझ आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारी चीजें अपन उत्तोलक को समझेंगे। आए कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। तो तो ये तो स्क्रू जो है, घिरनी तो देख के समझ आ जाता है, लेकिन जो उत्तोलक होता है इसको आपको अच्छे से समझना है कि उत्तोलक के बारे में क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, चलो। उत्तोलक का मतलब समझ जाना कि उत्तोलक ऐसी वस्तु को बोलेंगे जिसमें तीन बिंदु होने चाहिए। कितने बिंदु होने चाहिए? तीन। उत्तोलक किसे कहते हैं जल्दी बता दो? जिसमें तीन बिंदु होनी चाहिए। और वो तीन बिंदु देखो क्या क्या होता है, थोड़ा समझना ध्यान से। तो यहाँ जहां पास ये वस्तु ज्वाइंट है और यहाँ पास से एक लंब बन रहा है, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? सॉरी सॉरी, आलम। क्या बोलेंगे? आलम के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे? आलम्ब। लंब इसमें रहता है, आलम। जिसपे मैं बल लगा रहा हूं, जिधर मैं बल लगा रहा हूं, उसको बोलते हैं आयास। क्या बोलते हैं? आयास। ठीक है। और जिधर सामान रखा हुआ है उसको बोलते हैं भार। क्या बोलते हैं? तो अब सिंपल ये समझना, उत्तोलक किसे कहते हैं। तो अब क्या बताओगे? उत्तोलक ऐसी सरल मशीन होती है जिसमें तीन बिंदु मौजूद होती है। कितने बिंदु? तीन। क्या क्या बताओ? आलम्ब, आयास और भार। तीनों क्या है समझ गए? जिधर हम कुछ प्रयास कर रहे हैं वो आयास है, मतलब ये है समझ में। जिधर हम क्या लगा रहे हैं, कुछ बल लगा रहे हैं, वही क्या है? आयास। जिधर सामान रखे हैं वो क्या है? भार। जिधर से वो उत्तोलक ज्वाइंट है जहां पास से, वो क्या कहलाएगा? आलम्ब। क्या कहलाएगा बता दो? आलम्ब। ये बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो उत्तोलक का पहचान जल्दी से बता दो, उत्तोलक किसे कहते हैं जल्दी बताओ आप लोग। उत्तोलक में कितने प्रकार के बिंदु होने चाहिए? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन। क्लियर है सबका? कौन कौन से तीन बिंदु? आलम, आयास, भार। फिर से बोलो। आलम, आयास, भार, ये तीनों आपके होने चाहिए। क्लियर है सबका? हाँ है ना? तो आलम किसे कहते हैं? जहां पास से क्या होगा जल्दी बता दो। उत्तोलक जहां पास से जुड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आलम। जहां पास बल लगाते हैं वो आयास। जहां पास कुछ लोड रखे हैं वो भार। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? लेकिन ये पोजीशन आगे पीछे भी हो सकते हैं, जैसे नहीं कि एकदम सीक्वेंस में ऐसी रहेगा। आगे पीछे हो गया तो उत्तोलक का हम ना सीरीज बना दिए कि प्रथम श्रेणी में ये सब आएंगे, दूसरे श्रेणी में दूसरे लोग आएंगे, तीसरा श्रेणी में कुछ और आएंगे। तो उत्तोलक की कितनी श्रेणियां हैं? तीन अलग अलग श्रेणी है, इनका स्थान चेंज होने के आधार पर। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? जल्दी बताओ। तो उत्तोलक कितने प्रकार के? तीन। कौन कौन सा? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक देखेंगे, उसके बाद द्वितीय श्रेणी के, और उसके बाद तृतीय श्रेणी के। आ रहा समझ में? तो उत्तोलक के कितने श्रेणियां? तीन। और वो तीनों श्रेणी इसलिए बनाया गया क्योंकि ये लोग अपना स्थान बदल सकते हैं। तो अब देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं प्रथम श्रेणी में, किसको देखता हूं मैं? प्रथम श्रेणी में हम किस टाइप के चीजों को रखेंगे? एकदम सिंपल ये समझना कि यदि मैं बीच में अगर आलम है, मेरा बीच में क्या है बता दो? आलम। तो सबको मैं पहले श्रेणी दूंगा। सबको मैं क्या दूंगा? पहला श्रेणी। जैसे कैंची बीच में दिखा आलम, इधर ये क्या होगा? आयास। यहां पर सामान को रखेंगे, है ना? तो जब भी आप सिंपल याद रखो कि बीच में यदि क्या हो गया? आलम, तो वो पहला श्रेणी। समझ जाओगे? यहां देखो, ये बीच में क्या है? आलम। समझ आ पा रहा है? बोरिंग को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पास आलम मिलेगा, ठीक है? ज्वाइंट। यहाँ बल लगाएंगे, इधर सामान आएगा, बीच में उसका ज्वाइंट है। पानी कचरा सब आता है आजकल, ठीक है? चलो यहाँ पास देख लो, ये क्या है? आलम। अब ये इन लोग अपना स्थान बीच में बस कौन है वो देखना है अपन को। समझ आ पा रहे हैं? तो बीच में यदि क्या मिल जाए? आलम, तो कौन सा श्रेणी? पहला श्रेणी। यहाँ देख लो, ये है प्लाश, यहाँ क्या है बता दो? आलम। साइकिल का ब्रेक में देखो ध्यान से, यहाँ पास आपको मिलेगा आलम। क्या मिलेगा? यहाँ पास दबाएंगे, यहाँ पास थोड़ा आलम होता है, यहाँ सामान रुक जाता है चक्का। समझ आ पा रहा है? तो यहाँ पास बीच में क्या मिलेगा? आलम। कहीं कहीं हैंडल में भी रहता है, ठीक है? दबाते हैं तो यहाँ पास रेंजर साइकिल में नहीं रहता, ठीक है? ऐसे कॉमन में जो टिकावन मिलता था पहले, ठीक है? टिकावन में दिखते थे डंडी साइकिल में, ठीक है? यहाँ पर दबाते थे तो ऐसे ऊपर उठता था, ठीक है?
हल्का सा सिल्वर टाइप का रहता था, याद है नहीं ऐसा वाला? अभी भी रहता है, ठीक है। तो पहले इस समय टिकान में देते थे बहुत उसको। मेरे चाचा को मिला था, उसी को चलाता था मैं, ठीक है, तो मेरे को याद है। भारी चलाया लेकिन टूट गया, क्या करे, ठीक है। तो पहला श्रेणी सबको याद है, हाँ कि नहीं? चलो पहला श्रेणी की पहचान बताओ। कौन बीच में? आलम बीच में रहेगा तो पहला श्रेणी। अब कुछ भी बस मैं तो एग्जाम्पल में जैसे सबको लिख दिया हूँ, क्या क्या। कैंची, इसको शीश झूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शीश झूला। क्या बोलेंगे? हैंड पंप, क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया हमारा? तराजू। ये प्लाश। यहाँ साइकिल का ब्रेक। और ऐसा कईयों चीज आ सकता है, बस आपको क्या देखना है, बीच में क्या होना चाहिए? आलम। तो कौन सा श्रेणी? प्रथम श्रेणी में गिना जाएगा। आया बात समझ में? दूसरा श्रेणी में देखते हैं बीच में कौन आएगा, ठीक है। चलो देखो, दूसरा श्रेणी जो होता है इसमें बीच में देखो क्या आता है, समझना ध्यान से। यहां देखो, यहां पास अगर इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? ये क्या है? ये प्लास है, हाँ ये प्लास दिख रहा है आपको। सरोता है, क्या है? तो सरोतम बीच में क्या रखते हैं? आम को रखेंगे, वाह, ठीक है। जाम नहीं रख सकते। सुपारी भी रहा, सुपारी तो तुमको याद ही रहेगा, ठीक है। तो बीच में सामान को रख रहे हैं, और सामान को जहां रखते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? भार। क्या बोलते हैं? मैं गलत बोल दिया, हाँ ठीक है ना। सामान को जहां पास रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? भार। अगर बीच में भार आ गया तो बन गया द्वितीय श्रेणी, क्या बन जाएगा? और अगर बीच में आलम है तो पहला श्रेणी है। बीच में यदि भार आ गया तो, जैसे देख सकते हो ये सरोता, बीच में बाहर दिख गया। नींबू निचोड़ने की मशीन, बीच में सामान को रखा। हाँ उल्टा, वो भी मेरे पता है उल्टा रखा गया है। इसको ऐसे मेरे को बनाना था, फिर रस यहाँ से निकलेगा, ठीक नहीं? नहीं अच्छा, नहीं नींबू को उल्टा रख दिया हूं मैं। अगर रस नीचे से आएगा तो इसको नीचे रखना है, ऐसे घुमा के। तभी भाई नींबू रस नहीं तो ऊपर मुंह, मुंह में फेंका जाएगा, ठीक नहीं? हो जाता है, ठीक। मतलब कुछ ना कुछ एक चीज उल्टा रखा हुआ है। आ रहा बात समझ में? चलो तीसरा देख लो, इधर ध्यान देंगे, ये है एक पहिया वाला कचरा गाड़ी, ये भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पास आपका आलम, इधर आयास, बीच में समान, समझ आ रहा है ना? बीच में भार, तो यहाँ बीच में भार दिख रहा है, तो ये भी कौन सा श्रेणी में गिरेंगे? तीसरे श्रेणी में आ जाएगा। क्लियर सबका यहाँ तक? सॉरी तीसरा बोलता हूँ, द्वितीय श्रेणी में ना। तो द्वितीय श्रेणी की पहचान बताओ जल्दी से। बीच में भार, बीच में क्या होगा? भार। पहले श्रेणी की पहचान, बीच में आलम। अब एक ही जन बच गया जो बीच में आने के लिए, कौन? आयास। अगर आयास बीच में आ गया तो कौन श्रेणी? तृतीय श्रेणी बन जाएगा, देख लो। तृतीय श्रेणी में देख लो एक ही क्वेश्चन ज्यादा आता है, चिमटा वाला। कौन सा आता है? बीच में हम इसको दबाएंगे, मतलब बल बीच में लगा रहा हूं, तो बीच में यदि आ गया मेरा बल, बल को हम क्या बोलते हैं? आयास। क्या बोलते हैं? अगर आयास बीच में आ गया तो वो बन गया तीसरा श्रेणी, क्या बन जाएगा? इसमें ज्यादा चीज नहीं है, चिमटा होता है। और मनुष्य के हाथ को भी लिया गया है, मनुष्य के हाथ जो होता है इसको भी तीसरा श्रेणी में रखा जाता है। बीच में जो भी बल होता है बीच में काम करता है, ऐसे बताते हैं। समझ आ रहा है? बल हमेशा कहाँ काम करता है, सॉरी बल बोलता हूँ। हाँ आयास का मतलब जहां हम बल लगा रहे हैं, जहां हम बल लगा रहे हैं वही उसको बीच में रखा जाता है। तो मनुष्य का हाथ को भी किस में मानते हैं? तीसरा श्रेणी में ले लेते हैं। आया बात समझ में? हाँ या नहीं, जल्दी बताओ। याद रहेगा तीनों श्रेणी सबको? चलो पहला श्रेणी में बताओ, पहचान बस बताना है। बीच में कौन रहेगा? आलम। दूसरे श्रेणी में बीच में भार, और तीसरे में बीच में आयास आपका होगा। समझ आ पा रहा है? और अगर भूल गए तो सबके लिए एक एक तो सामान याद रख लो। पहले वाले के लिए कैंची याद रख लो, सरल है। दूसरे वाले के लिए सरोता, तीसरे वाले के लिए चिमटा। तीनों को लेके बैग में रख लेना, ठीक है? और रोज देखना, जब तक याद नहीं रहेगा तो ये पहला श्रेणी, ठीक है ना? समझ आ पा रहा है? तो चलो तीनों के लिए अगर एक एक सामान भी याद है तो हम उसमें बता सकते हैं कि बीच में कौन है। तो पहले के लिए एक एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। कैंची पता होना चाहिए, दूसरे के लिए सरोता, और तीसरे के लिए चिमटा। उत्तोलक का क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। आया कि नहीं समझ में? तो ये हमारा उत्तोलक टॉपिक खत्म, जो बल आघूर्णन के अंदर पढ़े थे। कल से हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, गति टॉपिक हमारा हो चुका है, और गति के अंदर ही हम बल आघूर्णन भी समझ चुके हैं। कल से क्या पढ़ेंगे बता दो? प्रकाश, लाइट पढ़ेंगे, प्रकाश क्या होता है उसके बारे में, ठीक है? हाँ है ना?
चलो आज यहाँ तक भेज दूंगा, उसको लिख लेंगे आप लोग, ठीक है।